नमस्कार। आज बहुत ही सुखद संयोग है कि भोपाल में हम आकाशवाणी के दो पूर्व संवाददाताओं का आपस में होने वाला विमर्श आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। मैं विनोद नागर हूं। मैं इंदौर में आकाशवाणी का 22 साल तक संवाददाता रहा और आज मेरे साथ हैं श्री मसूद अहमद, जो भोपाल में करीब 25 वर्ष से अधिक समय तक आकाशवाणी के संवाददाता रहे और हम दोनों ने समकालीन संवाददाताओं के रूप में आपस में बहुत ही सहयोग के साथ में बड़े अरसे तक आकाशवाणी समाचारों के लिए काम किया। तो आज हम इस चर्चा के दौरान अपनी यादों की बारात में लौटेंगे और पुराने दिनों को मसूद साहब के साथ याद करेंगे, क्योंकि बहुत अरसे बाद वो अपने गृह नगर इलाहाबाद से भोपाल तशरीफ़ लाए हैं। तो मसूद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है भोपाल में, इस भोपाल शहर में जहां आपने लंबे अरसे तक काम किया। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने बारे में ही बताइए कि मूलतः आप कहाँ के हैं, आपकी शिक्षा कहाँ हुई और किस तरह से आप इस नौकरी में आए। एक बहुत लंबी कहानी है जी। और मैं रहने वाला इलाहाबाद का तो नहीं हूँ जी। मेरा घर जो है जी। वो बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में जी। था। हाँ। वहाँ से शिफ्ट करके हम लोग इलाहाबाद आए। जी। और इलाहाबाद में ही हमारी तालीम जी। कलकत्ता में और कुछ दिनों बाद हमें कलकत्ता भी जाना पड़ा। जी। जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। हाँ। और फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान में आकर के जी इस सर्विस में आया। जी। तो आपकी पहली पोस्टिंग सर कहाँ हुई, जब सूचना प्रसारण मंत्रालय में? मेरी पहली पोस्टिंग जी। सबसे पहले दिल्ली के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में हुई। अच्छा। जी। और वहाँ बहुत दिनों से काम करने के बाद जी। फिर मुझे वहीं पर प्रमोशन हुआ। हाँ। और मैं आगरा का करस्पॉन्डेंट ऑल इंडिया रेडियो का बना के भेजा गया। ये कब की बात है? तारीख तो हमें याद नहीं है साल जी। लेकिन ये हमारी शुरुआती ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मतलब करस्पॉन्डेंट के रूप में पहली पोस्टिंग? हाँ, पहले ये आगरे में हुई। जी। तो वहाँ 2-3 वाक़ये ने हमको बहुत इंटरेस्ट पैदा कर दिया हमारे इस काम में। जी। पहले मैं बुझा था। हाँ। और डरता था कि पता नहीं ये कैसे कर जिम्मेदारी पाएंगे में इस काम अंजाम को? कर पाऊंगा कि नहीं। जी। लेकिन 2-1 वाक़ये ऐसे हुए जी। जिससे मेरी हिम्मत बढ़ी। जी। सबसे पहला वाक़या, वहाँ एक प्लेन हादसा हुआ। जी। मिलिट्री वालों का ट्रेनिंग हेलीकॉप्टर था जहाँ पायलट्स वगैरह की ट्रेनिंग लेते थे। हाँ। वो हादसाग्रस्त हो गया। जी। और कई लोग मारे गए। हाँ। ये खबर हमको हमारे दूध वाले ने दी। अच्छा। अरे वाह। तो उसने कहा, उस दिन दूध लेकर के देर से आया था। जी। मैंने पूछा क्यों देर हो गई, इतनी हाँ। देर तो नहीं करते। हाँ। उसने कहा साहब वो एक हादसा हो गया है। हाँ। कोई प्लेन गिर गई है हवाई जहाज में। हाँ। कई लोग मारे गए हैं। जी। अब इतना सुनना था कि मेरे अंदर जो है बेचैनी पैदा हुई। हाँ। मेरे ये फिक्र लगी कि न्यूज़ तो बहुत बड़ी है और चैनल्स और दूसरे सोर्सेज जो हैं उनसे मुकाबला करना है। हाँ। मैंने फौरन साइकिल उठाई। जी। मैं सोच में साइकिल पर चलता था। हाँ। तो साइकिल उठा के मैं वहाँ भागा जी। स्पॉट पर। जी। और मैं वहाँ के मिलिट्री ऑफिसर से बात करना चाह रहा था। जी। कोई अवेलेबल नहीं था। हाँ। फिर मैंने इत्तेफाक से वहाँ का कोई कमांडर वगैरह थे, जी। उनसे मिला कि मैं ऐसा हूँ और आपके बॉस से बात करना चाहता हूँ। हाँ। वो सरदार जी थे। हाँ। और उन्होंने मुझे इजाज़त दी जी। किसी के साथ भेज करके। मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मेरा स्वागत तो किया। जी। लेकिन कुछ कहने से इनकार कर दिया। हाँ। उन्होंने कहा कि खबर जब जाएगी तो लोगों में डिमोरलाइजेशन पैदा होगा हमारे फौज के अंदर। जी। तो इसलिए हम लोग इसको प्ले अप नहीं करना चाहते। हाँ। तो हमने कहा नहीं, अगर आप प्ले अप आप हमको नहीं बताएंगे तो मैं बहुत अच्छे अंदाज में आपको पेश करूँगा। हाँ। और अगर नहीं बताएंगे, अगर मेरी न्यूज़ नहीं जाएगी हाँ। तो न्यूज़ के और चैनल्स और सोर्सेज पता नहीं क्या क्या बात बना करके जी
पेश करें, हाँ। इससे आपकी बदनामी होगी और कुछ से खुश हो जाएगा। अभी हमें जहाँ तक मुझे मालूम है कि 40 लोगों की मौत हुई है, तो ये अगर आप छुपा लेंगे प्रेस से तो वो अपने अंदाज से न्यूज़ देना शुरू कर देंगे। 40 से तो हाँ। खबर है ही है, वो हो सकता है कह दे 50, हाँ। 60, 70, तो इससे और ज़्यादा। इसलिए आप वास्तविक स्थिति बता दीजिए। हाँ, उनको ये बात समझ में आई। जी। फिर उन्होंने मुझे सही सही बताया, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं लिखवा रहा हूँ हाँ। और हमारे ही वर्षन को आप दीजिए। ब्रॉडकास्ट जी करवाइए। जी। उन्होंने कुछ सेंटेंसेस बताए, हाँ। कुछ, और उतना मेरे लिए काफ़ी था। हाँ। मैं आया और आकर के फौरन ही मैंने न्यूज़ रूम को, उस वक्त मोबाइल वगैरह सिस्टम नहीं था, जी जी। टेलीफोन पर हाँ। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद मुझे 1 बजे की न्यूज़ बुलेटिन से पहले पहले लाइन मिल गई दिल्ली के न्यूज़ रूम की। दिल्ली में जी। न्यूज़ रूम का। जी। तो न्यूज़ रूम में जब ये न्यूज़ पहली अब ब्रॉडकास्ट हुई तो वहाँ के डायरेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा उस वक्त, जो जी। थे डायरेक्टर जनरल, तो उन्होंने मुझे टेलीफोन पर बाकायदा मुबारकबाद दी अच्छा अच्छा। कि बहुत अच्छा, और तो उससे मेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई। हाँ। और आ करके फिर मैंने इस स्टोरी को फॉलो अप किया, जी। सुबह शाम के बुलेटिन का ख्याल रखते हाँ। हुए, और मैं न्यूज़ पहुंचाता रहा और रेडियो में जी। ये। बाद में दूसरे दिन अखबार में कुछ एग्जैक्सरेशन के साथ हाँ। ये न्यूज़ छपी, किसी ने 60 बताया, किसी ने 70 बताया, हाँ। लेकिन उन सबको को फिर कंट्रडिक्ट करना पड़ा। और उन्होंने मुझे, कमांडर साहब ने फिर मुझे मुबारकबाद दी कि साहब आपने एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया, जी। आपकी न्यूज़ बहुत सही रही। हमने कहा आप ही की दी हुई न्यूज़। इस तरह से ये हमारी हिम्मत बढ़ती चली गई। दूसरा कौन सा हादसा था वहाँ? दूसरा वाकया? इस वक्त याद तो नहीं आ रहा है। जी। अच्छा, आगरा जैसे ताजमहल की वजह से वहाँ फॉरेन डिग्नेटरीज काफी आती होंगी। आती थी, तो वो तो बहुत एक मामूली सी बात थी। जी। लोग वहाँ आते थे, रटी रटाई न्यूज़ स्टोरी होती थी कि आया देखा, प्रशंसा की, तो चले गए। जी जी। तो वो तो नहीं, खास जो न्यूज़ हुई थी एक ये थी। हाँ। और इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये बताइए कि जैसे जब आगरा में आप रह लिए वहाँ करस्पॉन्डेंट, तो वहाँ के बाद फिर आपको भोपाल के लिए कैसे चुना गया? नहीं, भोपाल के लिए डायरेक्ट मैं नहीं आया। अच्छा। मुझे वहाँ से इम्फाल भेजा गया था अच्छा। ट्रांसफ़र में, आगरा से। जी। तो मैंने बहुत मुखालफत की हाँ हाँ। कि हम वहाँ नहीं जाना चाहते, इसलिए कि उस वक्त बड़ा डिस्टर्बेंस था, हाँ। डिस्टर्ब एरिया था। जी जी जी। मणिपुर वगैरह। हाँ हाँ। तो हमारे जो डीजी थे उन्होंने मुझे समझाया कि हाँ। नहीं आप जाओ, प्रेशर है हमारे ऊपर, हाँ। और वहाँ कोई करस्पॉन्डेंट नहीं है AIR का, हाँ। और आपका अच्छा काम हुआ है, देखा हम लोगों ने, जी। तो आप जाइए और आपको बहुत जल्दी हम वहाँ से बुला लेंगे। जी। तो इस तरह से मैं शिलोंग में पोस्ट किया गया। अच्छा अच्छा। मणिपुर के बजाय फिर शिलोंग हुआ? शिलोंग। अच्छा अच्छा। मैं शिलोंग, हाँ, मेघालय में। मेघालय में। जी जी। मणिपुर नहीं, हाँ, मेघालय। मेघालय, जी हाँ। तो वहाँ से फिर मुझे कहा गया था कि 6 महीने के अंदर आपको बुला लिया जाएगा। हाँ। लेकिन वहाँ मुझे काफ़ी दिन हो गए, हाँ। साल 2 साल के करीब रह जी। गए, और मैं बहुत परेशान था वहाँ के हालात से। हाँ। लेकिन उस बीच में मैं बराबर दरख्वास्त करता रहा हाँ। अपने बॉसेस से कि मैं यहाँ काम नहीं कर पा रहा हूँ, और फिर मुझे वहाँ से, नहीं, शायद कलकत्ता में भी मैं रहा। हाँ हाँ, बीच में आपने बताया था कि हाँ, उस समय फिर कलकत्ता वहाँ में से मैं आपको रहा। शिलोंग से और कलकत्ता कलकत्ता से हमको मेघालय भेजा गया। जी जी। अब ये हाँ। उम्र की वजह से ठीक थोड़ी है। सी याददाश्त हमारी हाँ, हाँ। कमज़ोर हो गई है। जी। कलकत्ता में आप PIB में रहे ना? PIB में रहा। PIB में रहे। कलकत्ता में हाँ। PIB में रहा। जी। और कलकत्ता से ही मुझे भेजा गया था वहाँ। शिलोंग। आगरा से कलकत्ता, हाँ। कलकत्ता से फिर शिलोंग। जी। शिलोंग में फिर वहाँ से हमने बहुत अच्छा काम किया। जी। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर रेशिंग, क्या नाम नहीं याद आ रहा है, जी। रेशिंग किंग या क्या था, हाँ हाँ। तो वो बहुत पसंद करते थे हम। जी जी।
और वहाँ की लैंग्वेज मेरी समझ में नहीं आती थी। हाँ तो मैं बराबर, और वहाँ SMH बर्नी उस वक्त गवर्नर थे। हाँ हाँ मैं उनसे मिला और यही मैं वहाँ से भागना चाहता था। उन्होंने समझाया कि नहीं, तुम यहीं रहो हाँ और किसी को अपने साथ रख लो हाँ जो तुम्हें, अपने ऑफिस के ही, हाँ हाँ जो तुम्हें वो मणिपुरी भाषा में जो हो रहा है हाँ, वो तुम्हें बताते रहे। तो फिर ऐसा ही हुआ और SMS बर्नी ने कहा कि मैं भी ज़बान नहीं जानता, हाँ। लेकिन यहाँ हूँ। फिर जब भी वो कहीं जाते थे तो 3-4 कॉरेस्पॉन्डेंट अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठा लेते थे, उसमें मेरा भी नाम था। अरे वाह, क्या बात। PTI, UNI और इस तरह के और लोग। जी, तो मुझे नागालैंड घूमने का और नॉर्थ पूर्वोत्तर ईस्ट, के, नॉर्थ ईस्ट के काफी राज्य आपने हाँ, सभी देख लिए नॉर्थ ईस्ट होंगे। के काफ़ी रात देखने का, घूमने का मौका मिला। फिर वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हो गया दिल्ली। जी, दिल्ली PIB में, अच्छा अच्छा, जो मैंने बहुत कोशिश की। और उस वक्त के आरिफ, जो आपके गवर्नर हैं, हाँ हाँ हाँ, उस वक्त वो मंत्री थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ और उनसे हमारे फादर इन लॉ की बड़ी अच्छी दोस्ती थी। हाँ उनके कहने पर मुझे वहाँ भेज दिया गया दिल्ली। हाँ। मतलब वहाँ से मैं शिलोंग से शिलोंग से दिल्ली आ गए। दिल्ली आ गया जी, और रेडियो में ही बुलाया गया मुझे। अच्छा अच्छा, डायरेक्टर साहब ने हाँ वो किया था, तो उन्होंने, उनको मैंने वादा दिलाया था कि जी। आपने वादा किया था कि 6 महीने, लेकिन बहुत दिन हो गए, अब तो बहुत परेशानी हो रही है। वहाँ मुझे वाकई परेशानी थी, जी, इसलिए कि आए दिन वहाँ बमबाजी होती थी हाँ और डिस्टर्बेंस होते थे, तो इससे मैं बहुत घबराया हुआ था। और प्लेन के लोगों के प्रति, लोगों की, वहाँ के लोगों की, मकामी लोगों की हाँ, दिलों में बड़ी नफरत सी थी, ओह, डिसलाइक करते हाँ थे। हाँ हाँ, बहरहाल मैं फिर दिल्ली शिफ्ट हो गया। जी। दिल्ली में AIR में रहा और हाँ। इस तरह से हमारा तो यहाँ सीखा। फिर वहां से जब आपके लिए भोपाल का आदेश हुआ तब आपको कैसा हाँ, लगा? फिर हमारा वो, मैं ग्रेड 4 में था वो जी साल। जी ग्रेड 3 में जब प्रमोशन हुआ जी, तो मेरी पोस्टिंग आगरा में की गई। हाँ आगरा से हाँ। हम, नहीं, फिर भोपाल आपका पोस्टिंग कैसे हुआ उसके बाद जब नहीं, वहाँ से शिलोंग से मैं कलकत्ता आया था। हाँ हाँ या मैं भूल रहा हूँ सर, ठीक है। सब एडिट कर लीजिए। हाँ हाँ कि कलकत्ता से शिलोंग गया था, हाँ, शिलोंग से फिर दिल्ली आया और दिल्ली से फिर आगरा आया था। जी। ये है। अच्छा, अब हम सीधे भोपाल में आते हैं कि जब आप भोपाल में आए तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, क्योंकि मैं भी उस समय PIB भोपाल में ही था, और RS त्रिपाठी जी की, रमाशंकर त्रिपाठी जी की जगह आपका पोस्टिंग एज ए करस्पॉन्डेंट हुआ था 1982 या 83 में। ऐसे ही है। 82-83 में, क्योंकि उस समय मेरा भी पोस्टिंग यहाँ PIB भोपाल में हुआ था और मैंने तभी आपको पहली बार देखा था। और हमारे यहाँ चर्चा थी कि करस्पॉन्डेंट के रूप में मसूद साहब आए हैं नए, तो वो 82-83 की बात थी। तो जब आप 83 में यहाँ आए तो 83 से फिर आपका रिटायरमेंट कब हुआ? रिटायरमेंट 72 में हुआ, 1972। नहीं, 72 में नहीं होगा, ये आपका रिटायरमेंट हुआ होगा 2000 के आसपास। हाँ, 2002 में हुआ। 2002 में मेरे ख्याल से, क्योंकि आपके रिटायरमेंट की पार्टी में मैं था वहाँ 2002 में, जब आकाशवाणी में आपका जिस दिन विदाई समारोह था, मैं घूमते हुए आया था, तो मैंने वहाँ अंदर गेट में पूछा कि भाई आज कोई दिख नहीं रहा, कोई आकाशवाणी में क्या बात है, कोई एक भी आदमी नहीं दिख रहा है। बोला नहीं, आज मसूद साहब का रिटायरमेंट है, उनकी फेयरवेल पार्टी चल रही है। फिर मैं भी उसमें शामिल हुआ। फिर मुझे उस समय डायरेक्टर ने कहा कि आप इंदौर से आए हुए हैं टूर पे, तो आप भी यहाँ कुछ बोलिए, तो मुझे भी उस समय अपने उद्गार व्यक्त करने का अवसर मिला था। ये 2002 की बात है। जी हाँ। अच्छा, अब हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि समझिए आप 82 से लेके 2002 तक लगभग 22-25 साल का अरसा आपका एज ए करस्पॉन्डेंट भोपाल में बीता, और आपको जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली भोपाल में, जिसका मैं साक्षी रहा हूँ, वो रही है भोपाल गेस्ट SD। तो वो जो भोपाल गेस्ट SD के बारे में कुछ बताइए कि वो जो वाकया रात को हुआ। बड़े ड्रामाई अंदाज में ये वाकया हुआ। जी मैं दिल्ली किसी काम से गया हुआ था जी और वहाँ से उसी रात वापस आया था। जी आने के बाद बेखबरी की नींद में सोया हुआ था, थका हुआ था। जी,
तो उस रात शायद 2 या 3 दिसंबर की हाँ 2 और 3 दिसंबर मिडनाइट रात थी थी। वो, जी हाँ तो करीब 2 बजे 2:30 बजे हाँ मेरे दरवाजे पर बहुत ज़बरदस्त दस्तक जैसे कोई दे रहा, जी नॉक किया, हाँ हाँ और आवाज़ आ रही थी कि आप जितना जल्दी हो सके हाँ आप लोग नीचे आ जाइए। हाँ। मतलब मैं पहली मंजिल पर था। जी हाँ जी, शिवाजी नगर में ही आप रहते हैं। हाँ, जी हाँ और वहाँ से जल्दी आ जाइए, किसी ने बम मार दिया है हाँ। शहर में और सब लोग भाग रहे हैं शहर छोड़ कर। हाँ ये सुन करके हम लोग चिंता जल्दी, हुई। हमारी हाँ। बिटिया सभा जो थी उस वक्त बहुत छोटी थी, जी 3-4 साल की थी शायद, नहीं ज़्यादा और हाँ, छोटी थी। जी बहरहाल हम लोग जिस हाल में थे बगैर वैसे ही कुछ उतर के, समझे हाँ। बुझे उनके नीचे उतरे तो देखा कि ट्रक में वो ट्रैक्टर में हाँ। उनकी फैमिली, हमारे लैंडलॉर्ड की फैमिली हाँ बैठी हुई है। हाँ और वो उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी करके हम लोगों को भी बिठाया हाँ और फिर हम लोग भाग करके चले सीहोर की तरफ। हाँ कुछ दूर जाने के बाद कुछ आराम में ट्रैक्टर रोका गया और वो ऐसा करते करीब 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 3-4 बज रहे थे हाँ। रात में। तो भोपाल की तरफ से कोई एक जीप में कुछ लोग जा रहे थे। जी तो हमने पूछा कि भाई ऐसा ऐसा सुना है, वहाँ क्या हाल है? तो उन लोगों ने कहा नहीं, बम तो मारा है, कोई खास नुकसान नहीं, उनको नहीं मालूम था। हाँ हाँ और ठीक ठाक है बाबा। हमने कहा फिर चलते हैं वापस। जी हम लोग फिर इत्तेफाक से शायद पुलिस वालों की जीप थी हाँ जो उधर दूसरी तरफ से आ आ रही रही थी जी। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ और ऐसे ऐसी खबर मिली है, मैं भाग के तो आ गया हूँ, हाँ लेकिन मेरा दिल जो है भोपाल और घटना स्थल पर ही है, हाँ तो आप लोगों की मदद चाहता हूँ, मुझे वापस ले चले। हाँ फिर हम लोग उनकी जीप में बैठ करके आए। घर आ करके कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ, कहाँ से कोई न्यूज़ मिलेगी नहीं मिलेगी। मैंने अपने फ़ोन से सीएम हाउस को लगाया। जी। मैंने अपने कई जर्नलिस्ट साथियों को मिलाया, हाँ कोई अवेलेबल नहीं था फ़ोन पर। जी एकदम जैसे कि अंधेरा छाया हुआ है जी। उसके बाद फिर मैंने सीएम हाउस को फ़ोन लगाया और इत्तेफाक से उस वक्त के सीएम अर्जुन सिंह जी थे। जी उनसे मैंने पूछा कि साहब ऐसी ऐसी बात सुन रहे हैं। हाँ उन्होंने कहा कुछ लोगों के मरने की खबर तो है हाँ और हमारे पास अभी भी मुसलसल खबरें आ रही हैं, जी तो मैं डेफिनेटली तो नहीं बता सकता कि कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन ये है कि डेथ टैली जो है बढ़ती जा रही है हाँ और पूरे वाक़े की खबर इस वक्त मैं आपको नहीं दे सकता, कैसे हुआ, क्या हुआ, हाँ। कौन लोग थे, जी इसलिए कि मेरे पास भी अभी अभी इंफॉर्मेशन आ रही है। जी ये इतना खबर मेरे लिए काफ़ी तो नहीं था, लेकिन मेरे जो सत्ता थी न्यूज़ रूम में पहुंचने की, हाँ वो मुझे फिर न्यूज़ जल्दी से ड्राफ्ट करके मैंने दिल्ली न्यूज़ रूम को लगाया जी और वो दिया। तो 6 बजे के बुलेटिन में जी AIR से पहली बार हाँ वो न्यूज़ ब्रेक हुई। जी ये भोपाल के स्टेज भोपाल में ऐसे ऐसा है, कुछ लोगों के मरने की खबर है जी और तहकीकात हो रही है। हाँ। सब जो हाँ। और जो चीज़ें होती हैं सब उसमें मेंशन थी। ब्यौरे की प्रतीक्षा उसके है थोड़ी देर के बाद मेरे पास फ़ोन की भरमार हो गई। जी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो थे हमारे, हाँ। उन्होंने हमसे पूछा कि भाई और क्या है। हाँ फिर सीएम हाउस से मेरी हिम्मत बढ़ गई उनसे बार बार। हाँ तो वो जैसे जैसे बताते थे कि इतने लोगों की डेथ हुई और हाँ। ऐसा ऐसा है, पहले तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, किसी ने बम मार दिया या हाँ। क्या वाक़या हुआ। फिर लास्ट में 7 बजे की न्यूज़ से पहले पहले मुझे सीएम हाउस से बताया गया कि ये दरअसल वहाँ गैस लीक हुई जी। नहीं, कोई धमाका नहीं हुआ। हाँ और इस वजह से फिर मैंने 7 बजे में लीड की है यार हाँ। ने 7 बजे भी। हाँ। इससे पहले हमारे एक साथी मेहता जी थे, नितिन मेहता जी नितिन मेहता जी, जी उन्होंने इंदौर में 7 बजे या 7:20 के हमारे 7:20 के बुलेटिन में, बुलेटिन के लिए उनकी खबर है। हाँ, तो जी। उसमें वो आई। हाँ। फिर रेडियो की न्यूज़ से एक सबसे तमाम पहले लोग पूरी लोगों को दुनिया उसी से को पता मालूम चला हुआ कि यहाँ क्या हुआ है जी हाँ जी और इस तरह से उस स्टोरी को फॉलो अप करते रहे। जी
उसके लिए मुझे बहुत प्रशंसा हुई मेरी। और इंडियन एक्सप्रेस ने हाँ। मुझे प्रोफेशनल हीरो के नाम से जी ट्रिब्यूट दिया था। जी जी तो उससे मेरी हिम्मत और बढ़ी जी और ये समझ में आया कि क्राइसिस से डरने की बजाय हाँ उससे एक मौका समझ करके अगर आदमी लगे हाँ तो बहुत कुछ कर सकता है। कर सकता है। उसी समय असली चुनौती आती है सामने। हाँ, असली चुनौती है। तो फिर मैं आगे बढ़ता गया और वो स्टोरी काफ़ी आगे तक चलती रही। जी अच्छा, वो उसके बाद में फिर जब ये भोपाल गैस ट्रेजेडी में आपका ये काफ़ी लंबे समय तक चला, क्योंकि फर्स्ट फेज का 2-3 दिन चला, फिर उसके बाद में उसका ऑपरेशन फेथ चला था दोबारा एक बार उस गैस को कि उसको कैसे निष्क्रिय किया जाए। तो उस दौरान भी आपकी, मुझे याद है आज भी, कि बहुत मतलब हर बुलेटिन में वो खबरें, उसके अपडेट्स आते रहते थे। तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी का न्यूज़ कवरेज आपका कितने दिन तक चला रहा और किस तरह से आपका इसमें ये तो इन्वॉल्वमेंट रहा? मैं समझता हूँ कि काफ़ी दिनों तक चला जी और करीब 5-6 महीने तक जब भी कोई डेवलपमेंट हो, जी कोई विजिट करने साइंटिस्ट आ रहे हैं, या ये आ मिनिस्टर्स रहा, आ वो आ रहे रहा, हैं। जी तो वो न्यूज़ तो चलती रही है जी। साल भर तक और अभी भी चल रही है। जी अब उसके मटेरियल को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। जी अच्छा, उस समय के बारे में ये बताया जाता है कि जैसे ही ये भोपाल गैस ट्रेजेडी की घटना हुई उस समय फिर बीबीसी के करस्पॉन्डेंट मार्क टुली भी भोपाल आए हाँ, थे। आए तो क्या आपके उनसे उस दौरान हाँ, कोई मुलाकात हुई थी तो और वो कई बार हमारे साथ ही रहे। जी अच्छा, मतलब हाँ। उन्होंने और आपने साथ में कवरेज किया कवरेज उसे। किया। जी 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 अच्छा, एक और बीबीसी के ये भी मैं बता दूं कि जी। बीबीसी करस्पॉन्डेंट जो है बाद में आया हमारी न्यूज़ सुन करके सुन के आए दिल्ली से ये और खबर। बीबीसी ने हमें कोट किया था, बाईलाइन दी थी जी 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 मेरा नाम से एक स्टोरी भी अच्छा, बीबीसी की BBC न्यूज़ में की। आपके नाम से स्टोरी। हाँ, अच्छा अच्छा हमें कोट किया था जी जी कि उसके उस करस्पॉन्डेंट के अनुसार ऐसा ऐसा है ऐसा। तो इससे हमारी और हिम्मत बढ़ी और हौसला बढ़ा। जी अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जब इस घटना का ब्यौरा आपको मिला और उसके बाद भी 2-3 दिन तक भोपाल में बड़ी दहशत फैली रही थी, तो चूंकि आप तो शहर के कमला पार्क वाले क्षेत्र में थे, तो क्या आपने स्वयं भी उस समय अपने साधन से या जिस भी साधन मिला हो उससे उस यूनियन कार्बाइड क्षेत्र में जाने का अवसर मिला? कुछ इलाकों का तो दौरा किया जी लेकिन बाद में ये बताया गया कि साहब वो गैस से बहुत लोग नुकसान हाँ हाँ सड़कों पर लाशें पड़ी हुई हैं। जी। हालांकि झूठ साबित हुआ हाँ और स्टेशन पर बहुत ये है। तो फिर मैं खुद ही डर गया हाँ और आकर के फिर मैं अपने टेलीफोन पर ही रहा और जो खासकर जो चीफ सेक्रेटरी से भी बात की जी तो उन्होंने किसी ने कुछ कहने से इनकार कर दिया जी कि हम इस वक्त कुछ नहीं बता सकते। घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल बहुत बदल रहा जी था। जी कई बार ये अफवाह हुई कि फिर हाँ। गैस लीक हो गई, हाँ। भगदड़ मच गई हाँ। शहरों में। हाँ, कई बार अफवाह ऐसी भी फैल रही थी चलता रहा। बार बार उस समय। तो अफवाहें जैसे जैसे अच्छा, एक चीज़ और जानने की इच्छा है कि चूंकि उस समय उस घटना विश्व की सबसे बड़ी भीषण गैस त्रासदी थी, आप उसके गवाह रहे, तो क्या उस समय आपका परिवार भी इससे प्रभावित हुआ? हाँ प्रभावित हुआ ना। जी जब हम लोग वापस आए तो ख़ास तौर पर इसका मेडिकली बहुत ख़राब असर पड़ा लोगों पर। जी किसी का सांस की सांस से प्रॉब्लम प्रभावित शुरू हुई। हुआ या आंखों में? हमारी वाइफ को स्किन पर बहुत असर हुआ जी और उनको कई तरह के धब्बे सफ़ेद दाग जो हैं वो उसी का हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी के लंग्स पर असर पड़ा है, जी जी किसी के फेफड़े पर असर पड़ा। हाँ। तो अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे वो घटना भी हुई और आपका कार्यकाल चूंकि भोपाल में बहुत लंबा रहा, तो भोपाल गैस त्रासदी के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने गैस राहत विभाग एक खोला, उसका एक पृथक से मंत्री बना, फिर 20-25 सालों तक गैस प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य भी होते रहे। कभी अस्पताल खुल रहे हैं, कभी कोई और चीज़ें हो रही हैं, उनको रोजगार के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है महसूस साहब आज भी कि भोपाल गैस ट्रेजेडी होने के 25 साल बाद भी जितना गैस राहत त्रासदी विभाग बनाया गया, जिस तरह से रिलीफ लोगों को मिलना था, क्या वो उनकी आशा के अनुरूप उनको सब वो मिल पाया? आशा का अनुरूप तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैं एक इंडिविजुअल के तौर पर सोचता हूँ जी कि ये पॉसिबल भी नहीं है जी कि सबको, जितने लोग हैं हाँ हाँ आबादी के सभी लोगों को हाँ उनके हिसाब से, मैं समझता हूँ कि सरकार जितना कर सकती थी उतना उतना उन्होंने किया। हालांकि उसमें बड़ी कमियां रही हाँ और भी होना चाहिए था, हाँ लेकिन
ये मैं मानता हूँ कि हर आदमी को आराम पहुँचाना, सरकार के लिए सहूलत पहुँचाना जी। मुमकिन नहीं था उस वक्त। अच्छा, जिस तरह से फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बाद में जितने भोपाल के इस त्रासदी से पीड़ित लोग थे उनको मुआवजा भी देने की बात हुई, मिला भी सही, बहुत लंबी प्रक्रिया उसकी सालों तक चलती रही, गैस न्यायालय बने, वहाँ लोगों ने जाके अपने क्लेम दर्ज कराए, फिर उन्हें मुआवजा भी मिला, सब कुछ हुआ। मगर इन सारी चीज़ों के बाद में आज जब आप इतने साल बाद पुनः भोपाल में आए हैं, तो आज उस घटनाक्रम को लेके या उस सारी चीज़ को लेके इससे इंसानियत को क्या सबक मिला? इंसानियत को ये सबक मिला कि ख़ास तौर पर के जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहे हैं जी। उनके ऐसे कारखानों को, यूनियन कार्बाइड जैसे खतरनाक रसायन वाले कारखानों को जी। कायम करने से पहले हाँ पूरी तरह से सुनिश्चित कर लिया जाए हाँ कि जो इसके लिए आवश्यक ज़रूरी सहूलियात हैं हाँ वो मुहैया कराई जाए। हाँ। अच्छा। और उनकी शर्तें सख्त रखी जाएं ताकि हिफाजत के लिहाज से कोई ख़तरा ना पैदा हो। जी। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, अभी आज की तारीख में भी बड़ा प्रासंगिक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हालांकि मुझे इस तरह का प्रश्न पूछने के लिए थोड़ी हिचकिचाहट भी हो रही है आपसे, क्योंकि ये सवाल तो आप लोगों से पूछते थे, जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि 40 साल बाद आज भी यूनियन कार्बाइड का जो वो घातक कचरा था, रसायन था, वहाँ पे वहीं पे दफन है। उसके बारे में कई बार निर्णय हुआ कि इसको ले जाके कहीं और डंप कर दिया जाए, बाहर ले जाया जाए। पीथमपुर में ले जाने की बात भी हुई, कुछ कचरा कुछ मात्रा में वहाँ पहुँचा भी दिया गया, मगर आज तक उसका समाधान नहीं हो पाया है। तो चूँकि आपने भी इस पूरे प्रसंग को बहुत शुरुआती दौर से अभी तक देखा है कि घातक रसायन अगर वहीं के वहीं उसी परिसर में आज भी बने हैं, तो क्या उस यूनियन कार्बाइड परिसर को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में तब्दील कर दिया जाना उचित होता? और क्या वहाँ जो घातक रसायन आज भी वहाँ है उसको कहीं और जाके उसका बेहतर ढंग से जो घातक रसायन हैं जी उनको तो शिफ्ट होना ही चाहिए था जी बिल्कुल हटा देना चाहिए, इसलिए कि स्मारक घोषित कर देने के बाद भी हाँ वो जहरीला पदार्थ जो है वहाँ है तो उससे नुकसान तो जो होना है वो होता है। हाँ इसलिए बेहतर यही होता कि वहाँ से जितना जल्दी हो सके उसको हटा दिया जाए। और वहाँ पर उस स्थान को तो वैसे ही रख के एक अच्छा हाँ, राष्ट्रीय स्मारक भी बनाया जा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल उसको हटाने के बाद, जी कचरे को हटाने के बाद उसको एक स्मारक के तौर पर आप बना सकते हैं ताकि उससे आने वाली पीढ़ियां सबक ले कि इतनी भयानक त्रासदी जिस तरह से जापान में हिरोशिमा में हुई है, नागासाकी में हुई है, आज भी उन्होंने उस स्मारक को मूल स्वरूप में कायम रखा है, तो ऐसी ही भोपाल के इस त्रासदी के इस परिसर को भी उस एक स्मारक के रूप में बनाया जा सकता है। अच्छा, एक मुझे वाकया याद आ रहा है, किसी मित्र ने सुनाया था कि भोपाल गैस त्रासदी के रिपोर्टिंग ने आपको एक इतनी शोहरत दिलाई कि भारत के एक राष्ट्रपति जब भोपाल आए और उस समय भी आप करस्पॉन्डेंट थे, तो एयरपोर्ट पे जिस तरह से प्रोटोकॉल के तहत रिपोर्टर्स मिलते हैं तो आपसे मिले तो उन्होंने बड़ा आपको रिकॉग्नाइज किया था, तो वो प्रसंग एक बार सुनाइए, वो कब हुआ? असल में ये मुख्यमंत्री बोरा जी थे, नाम इस वक्त नहीं आ रहा है पूरा नाम, मोतीलाल बोरा जी। मोतीलाल बोरा जी। तो उस वक्त बिलासपुर जो है जी वहाँ कोई कन्वेंशन होने वाला था जी यूनिवर्सिटी का या किसी कॉलेज का फंक्शन था जिसमें जी जैल सिंह जी आमंत्रित थे, राष्ट्रपति। हाँ जैल सिंह हाँ राष्ट्रपति जी। वो माफ़ कीजिएगा हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं नहीं कर पा रहा हूँ जो कहना चाहता हूँ जी एज की वजह से। जी जी। तो पहले बिलासपुर मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हाँ, था, हुआ नहीं था। हाँ जी हाँ तो यहाँ भोपाल से पत्रकारों की एक टोली जी जनसंपर्क विभाग है राज्य सरकार के, हाँ उसने यहाँ से ले जाने का फैसला किया। जी उसमें मेरा भी नाम शामिल था। हम लोग जब वहाँ पहुँचे जी तो राष्ट्रपति की आमद के वक्त, जी। उनके आने के समय सब लोग जो हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से खड़े थे। जी उसमें मैं भी था हाँ। और पत्रकार भी थे। जी जब वो इंट्रोडक्शन होते हुए हम लोगों के पत्रकारों के सामने पहुंचे जैल सिंह जी, जी तो बोरा जी ने हमारा इंट्रोडक्शन कराया कि आप हैं महसूस साहब, हाँ। आकाशवाणी संवाददाता। हाँ तो चलते चलते वो रुक गए हाँ और कहा अच्छा आपका बहुत नाम सुना है हमने, बहुत अच्छा काम किया है। हाँ हाथ मिलाया हाँ। और दोबारा हाथ मिलाया हाँ और हाथ हिलाते हुए कहा कि कीप इट अप,
लिपटा। वाह साहब। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ज़मीन से जी 3-4 फीट ऊपर आ गया। स्वाभाविक है, किसी भी रिपोर्टर के लिए जीवन में बहुत बड़ी बात है कि भारत का प्रथम नागरिक आपके काम की सराहना करे। इससे बड़ा अवार्ड और क्या हो सकता है। तो हम और आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि क्या आपको AIR करस्पॉन्डेंट रहते हुए किसी VIP के कवरेज के लिए विदेश यात्रा पे जाने का कभी अवसर नहीं, मिला? विदेश पर तो जाने का मौका नहीं मिला, जी लेकिन अब जो लोग विजिट करने आते थे, जब मैं आगरे में जी करस्पॉन्डेंट था, हाँ हाँ तो मैं मौका निकाल करके 2-4 सेंटेंस उनसे बात कर लेता था। जी। और वैसे विदेश जाने का हमको कोई तो मौका नहीं नहीं मिला। मिला। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपके सामने ही आपके कार्यकाल के दौरान ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, एक पृथक छत्तीसगढ़ के राज्य में एक नया राज्य विकसित हुआ। आज उस बात को भी करीब करीब 24 साल 25 साल होने आए। तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ का नए राज्य के रूप में इन 25 सालों में जितना प्रोग्रेस होना था, जितनी तरक्की होना थी, वो उस नए राज्य के रूप में असल हुई? में छत्तीसगढ़ बनने के बाद जी वहाँ जाने का हमको अवसर बहुत कम है। जी तो इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि जितनी तरक्की होनी चाहिए थी वहाँ हुई है, इसलिए कि मैं कभी संपर्क में नहीं रहा। संपर्क नहीं रहा। अच्छा ये बताइए कि जैसे भोपाल में आपका लंबा कार्यकाल रहा, पर चूंकि आप भोपाल में करस्पॉन्डेंट थे तो पूरे मध्य प्रदेश में ही कहीं भी कोई घटनाक्रम होता था तो समाचार भेजने की जिम्मेदारी आपकी होती थी। तो जब कभी आपको रिमोट एरिया में जाके न्यूज़ कवरेज करना होता था कि अपने घर में तो सारे साधन होते हैं, मगर जब कहीं दूर जाके कोई इंपॉर्टेंट कवरेज कर रहे हैं, उस समय का कोई वाकया बताइए जो बड़ा चैलेंजिंग रहा हो आपके लिए बाहर जाने में। एक सबसे पहले मैं शुरुआत, फिर मैं आगरा जी जाना चाहूँगा। जी आगरे में सुलह कुल बनाया जा रहा था। एक वक्त में साल हमको याद नहीं है। हाँ हाँ। और उसमें इंदिरा गांधी जी आने वाली थी उस फंक्शन को एड्रेस करने के, एज ए प्राइम मिनिस्टर। एज ए प्राइम मिनिस्टर। जी और बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी। जी वहाँ से जब उनका भाषण चल ही रहा था फतेहपुर सीकरी में, जी तो पंचमहल या रंगमहल कुछ है वहाँ, जी भूल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ तो वहाँ वो रखा गया था सुलह कुल का जी प्रोग्राम। हाँ हाँ वहाँ मैं भी था। जी वहाँ पहुँच तो गया, लेकिन वापसी में फिर मुझे फिक्र हुई कि मुझे कैसे जल्दी से जल्दी अपने रेडियो बुलेटिन से पहले ये न्यूज़ पहुँचानी है। हाँ। तो अभी इंदिरा गांधी जी का भाषण पूरा भी नहीं हुआ था कि मैं वहाँ से चल पड़ा। और जो राज्य सरकार की तरफ से जो इंतजाम पत्रकारों को ले जाने के लिए थी, उसकी परवाह न करते हुए मैं निकल पड़ा। और ये सोचता रहा कि कैसे हम अपने घर पहुँचे, इसलिए कि उस वक्त मोबाइल वगैरह नहीं था जी। तो अपने फ़ोन ही से हम वो दे सकते थे जी। तो वापसी में मुझे किसी का सहारा मिला। मैंने किसी से रिक्वेस्ट की, वो वापस जा रहा था अपनी कार से। मैंने रिक्वेस्ट की कि ऐसा ऐसा है, मुझे न्यूज़ देनी है। और वो शायद कोई सरकारी जीप ही थी, मुझे याद आ रहा है जी। तो वो मुझे वहाँ ड्रॉप किया। और ड्रॉप करने के बाद सबसे पहले मैंने न्यूज़, भाषण खत्म होते होते हमारे रेडियो का बुलेटिन शुरू हो चुका था और उसमें वो स्टोरी लग गई वहाँ बाई लाइन के साथ ही स्टोरी के लिए। जी जी जी। तो और एक और वाक़या है रायपुर में। जी। रायपुर में इंदिरा गांधी ही थी शायद प्रधानमंत्री जी। उस वक्त उनका वहाँ नहीं, पता नहीं, उनका याद नहीं आ रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग वो का जलसा था और वहाँ मैं पहुँचा। फिर यही फिक्र लगी कि वहाँ कोई, जहाँ ठहरे हुए थे हम लोग होटल में, वहाँ भी टेलीफोन की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो जैसे ही उनका भाषण ख़त्म हुआ तो यह ख़त्म होगा, इससे पहले मुझे क्या क्या करना है। मैं सोचता रहा कि किस तरह से न्यूज़ एजेंसी के लोग जो है पीछे रह जाएं, हम पहले हम आगे निकल जाएं और हम अपनी स्टोरी दिल्ली तो उसके लिए मैंने वहाँ जो सिक्योरिटी इंतज़ाम किए गए थे जी प्रधानमंत्री के जलसे के लिए जी, उनसे वहाँ मिला, जो उनके हेड थे। मिलने के बाद मैंने उनसे बताया कि हमें फ़ोन की फैसिलिटी चाहिए और मैं न्यूज़ देना चाहता हूँ।
उन्होंने मुझे बड़ी मदद की। और वो उन्होंने हॉटलाइन कहा, फोन आपको प्रयोग करने के लिए दिया होगा। जी हाँ। तो हॉटलाइन न्यूज़ हाँ। हॉटलाइन मुझे मिली जी। और वहाँ से मैंने सबसे पहले न्यूज़, हम्म। तो हमारे एक जर्नलिस्ट साथी ने जो एजेंसी के करस्पॉन्डेंट थे, जी। उन्होंने ही आकर के एक तरह से प्यार में ही हाँ। डांटते हुए कहा कि तुम्हारी वजह से हम लोगों को डांट खाना पड़ रहा है। तुम सबसे पहले सुन सबसे के पहले दे देते हम हो। लोग तो अभी हाँ। भाग करके अपने जाएंगे। न्यूज़ मोबाइल वगैरह टेलीफोन वगैरह तक नहीं पहुंच पाए थे। जी। फिर मैंने बताया कि ऐसा हुआ है। तो उस जमाने में चूंकि जैसा आप कह रहे हैं कि हमारी जो प्रतिस्पर्धा है आकाशवाणी संवाददाताओं की हमेशा न्यूज एजेंसी से ज़्यादा रहती थी कि किसकी स्टोरी पहले न्यूज़ रूम में पहुंचती है। तो भोपाल में उस जमाने में यूएनआई और पीटीआई के आपका समकालीन पत्रकार कौन थे उस जमाने में? अभी इस वक्त नाम तो याद नहीं आ रहा। जी। नहीं याद आ रहा। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि जिन इसमें एक और मैं ऐड कर दूं, जी। लेकिन भूल गया। हाँ कुछ कहना चाह रहा। ठीक है, जब याद आएगा तब करेंगे। जब तक मैं कुछ पूछ लेता हूँ आपसे। मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आप उस जमाने में आकाशवाणी में समाचार के निदेशक हुआ करते थे, और हमारे समय में हमारे कॉमन समय में एक हमारे बड़े प्रबुद्ध निदेशक हुए दीपेश चंद्र भौमिक साहब। तो उनका किस तरह का मार्गदर्शन और किस तरह का एप्रिसिएशन आपको मिला? क्योंकि उस समय तो डीएनएस ही हुआ करते थे। हाँ, डीएनएस थे जी। उनके लेटर आए, जी। प्रशंसा लेटर वर्गी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। उन्होंने प्रशंसा की थी जी। और तारीफ की थी उसमें। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इन जो 25 सालों में आपका टेन्योर रहा करस्पॉन्डेंट के रूप में भोपाल में, तो हमारे काम में बहुत बड़ी भूमिका, उसको सक्सेसफुली अंजाम देने में जनसंपर्क विभाग की बड़ी भूमिका रहती है, उनका सपोर्ट बहुत रहता है। तो उस दौरान में जो भी डायरेक्टर पब्लिसिटी रहे या कमिश्नर पब्लिसिटी रहे, जैसे एस के जोशी साहब रहे या और भी लोग रहे, उनके बारे में कुछ बताइए। वो जो समकालीन लोग जोशी जी के साथ काम करने का हमको काफ़ी अच्छा मौका मिला समय तक। हाँ। और उस संपर्क का मुझे प्रोफेशनली काफ़ी फायदा हुआ। हाँ। वो यूँ हाँ। कि जैसे उस वक्त मुख्यमंत्री थे मोतीलाल वोरा जी। तो जब भी उनको भी बड़ा शौक था रेडियो पर नाम आए, और उस वक्त रेडियो की बड़ी वैल्यू थी जी। टीवी उतना एक्टिव नहीं था। हाँ। तो वोरा जी का जो भी कोई फैसला होता था, जो भी कुछ कराना होता था, हाँ। जोशी जी के जरिए हाँ। हम तक वो पहुंच जाती। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो न्यूज़ अखबार में दूसरे दिन छपती थी, वो एक दिन पहले वो एक दिन पहले हमको मिल जाती थी, और हमारा रेडियो जो है हाँ। दिल्ली से हाँ। उसको कभी कभी हेडलाइन बना कर बना के दे देते थे। जी तो इस वजह से उस वक्त के जो करस्पॉन्डेंट थे एजेंसी वगैरह के, हाँ। उनको फिर डांट पड़ती थी हाँ। कि रेडियो ऐसी खबर दे रहा और आप कहाँ सो रहे हो। हाँ, तो ये एक चुनौती होती है आकाशवाणी संवाददाता के लिए कि वो न्यूज एजेंसियों से प्रतिस्पर्धा करते हुए भी हाँ। अपने आप को आगे रखे हमेशा। अच्छा, नहीं, उसमें ये है कि मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है जी कि कोई स्टोरी करने से पहले हाँ। आप इस एंगल को जरूर, इसलिए कि आप AIR में हैं और हर घंटे न्यूज़ बुलेटिन आपका जा रहा है, हाँ। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि सबसे पहले हम अपने न्यूज़ को कैसे न्यूज़ रूम में लैंड करेंगे, हाँ। इसकी प्लानिंग पहले से पहले होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन। हाँ। तो इसी का सबसे बड़ा रोल होता है, जी। खासकर AIR करस्पॉन्डेंट की वजह से उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि इनको अगला बुलेटिन जो है जी। वो एक नया बुलेटिन के तौर पर होगा उनके लिए। अच्छा, आज अगर हम आप चर्चा करें, आप चूंकि फिर दोबारा आज इतने सालों बाद भोपाल आए हैं, तो अपने उस दौर के आपके कौन कौन से समकालीन पत्रकार आपको याद आते हैं जिनके साथ आपने उस समय काम किया? अगर कुछ नाम आपको याद आ रहे हों जो आपके मित्र रहे हों। इंडियन एक्सप्रेस के थे नायडू साहब जी, जी। और एक और थे हरदेनिया जी होंगे। हरदेनिया जी जी। हरदेनिया जी हैं। हाँ। नाम इस वक्त नहीं आ रहा। अच्छा, चलिए इनको छोड़ के हम दूसरी वो लेते हैं।
आप चूँकि आकाशवाणी भोपाल में ही इतने साल तक रहे, और हमारे काम के लिए चूँकि हम लोग न्यूज़ विंग में काम करते हैं, हमारा काम एक थोड़ा सा सामान्य उनके रेडियो के कार्यक्रमों से अलग होता है, फिर भी उसमें हमको केंद्र निदेशक के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका जो टेन्योर रहा उसमें आपको आकाशवाणी भोपाल में जो स्टेशन डायरेक्टर होते हैं, हाँ, तो उनका कैसा क्या सहयोग रहा, किन किन के साथ आपने काम सबसे किया? ज़्यादा हमको काम पड़ता था इंजीनियरिंग सेक्शन से, जी न्यूज़ वगैरह देने हाँ, के हाँ। लिए, वॉइस कास्ट वगैरह करने के लिए। जी तो उन लोगों की तरफ से हमको बहुत सहारा मिलता रहा, जी। सहयोग मिलता रहा, हाँ हाँ हाँ, ऐसी कोई परेशानी नहीं। परेशान। अच्छा, स्टेशन डायरेक्टर्स में से अगर किसी का नाम आप याद करना चाहें? यही मुश्किल नहीं याद है, कोई बात नहीं, ठीक है, जितना याद है। अच्छा बताइए, उनका तो याद होगा ना आपके साथ जो आरएनयू में लोग साथ में काम किए, उनमें से किसी को याद कीजिए। मेहता जी थे, नितिन मेहता जी, मेहता हाँ 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 हाँ, आपसे संपर्क होता था। जी जी विनोद फिर- तिवारी जी थे हमारे अ- न्यूज़ अ- रीडर से। हाँ, अजय चतुर्वेदी के साथ। अजय चतुर्वेदी वहाँ दूरदर्शन में थे उस वक्त। हाँ हाँ हाँ, और तेजेंद्र सिंह गगन रहे होंगे, गगन के साथ तेजेंद्र सिंह गगन बाद में शायद आए। बाद में। अच्छा अच्छा, गैस के समय नहीं थे। हाँ हाँ, अच्छा नहीं, जो हाँ, उनके साथ भी काम करने काम का किया, मौका मिला। हाँ हाँ, अच्छा ये बहुत एंजॉयबल रहा हमारा एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ। जी। बहुत अच्छा रहा। अच्छा, आकाशवाणी भोपाल के समाचार वाचकों का आज भी त्रिवेणी को लोग याद करते हैं, राजेंद्र मिश्र, विनोद तिवारी, आनंद स्वरूप। तो ये 3 न्यूज रीडर हमारे एक्चुअली आइकॉन हुआ करते थे, वॉइस आइकॉन। बिल्कुल, बिल्कुल तो सही। इन तीनों के साथ में इतना अरसा आपका बीता, इन तीनों के बारे में कुछ बोलिए। बहुत फ्रेंडली रहे, जी बहुत फ्रेंडली। कोई बात होती थी, हाँ। एक दूसरे के घर जाना, फैमिली से, फैमिली टर्म था इन लोगों के साथ। हाँ 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 और बहुत ही खासतौर पर तिवारी जी के साथ तो हाँ। बहुत ही अच्छा, वो बड़े विद्वान टाइप के आदमी थे। हाँ हाँ, और कवि भी थे। कवि भी थे, हाँ, लिखा भी थे। तो बहुत अच्छा रहा हमारा जी। रिलेशन। अच्छा, नितिन मेहता जी, चूंकि आपके साथ में आप करस्पॉन्डेंट थे और वो रिपोर्टर थे, तो कई बार क्या होता है कि एक ही काम को करने वाले 2 व्यक्ति रहते हैं, तो कई बार टकराव की स्थिति बनती है। और नितिन मेहता जी का नहीं, थोड़ा सा ऐसी बोलदार सूरत में व्यक्तित्व था। हम लोग फैसला ये करते थे जी कि जैसे रीजनल न्यूज के लिए हाँ, मेहता जी आप कर लो, आप कर लीजिए, और नेशनल दिल्ली के लिए जो होगा वो हम करें। हाँ, तो इसलिए कोई टकराव की स्थिति टकराव कभी नहीं। खास में है, कभी कभी होती थी हाँ, जब वो नहीं आए, हाँ। देर से आए, मैंने स्टोरी करा दी, हाँ तो आकर के जाहिर है हाँ, साहब हाँ। आपने मेरा वेट नहीं किया और हाँ, आपने हाँ, स्टोरी भाई, दी थी। हाँ। मैंने कहा मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, आप डिटेक्ट कराओ। हाँ हाँ। अच्छा, उस जमाने में अगर आरएनयू भोपाल के कोई बड़े रोचक प्रसंग, कई बार लोग हमको पुराने किस्से सुनाते हैं कि एक बार पूरा बुलेटिन बन के तैयार रखा हुआ था और अचानक कोई चाय वाला चाय लेकर आया और वो चाय ढुल गई, तो बना बनाया पूरा बुलेटिन के कागज ही गीले हो गए। इधर घड़ी की सुइयां बता रही कि अब तो न्यूज़ जाना है, अब क्या किया जाए। तो ऐसे कोई वाकई अगर आपको नहीं, याद ऐसी हो? हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए अपने अनुभवों के आधार पे आपकी, आज हम जब देखते हैं रेडियो समाचारों का दौर, और एक हमारा था जिस जमाने में हमारी काम को त्वरित करना, सबसे पहले न्यूज़ रेडियो में आना, तो आज ये जो रेडियो समाचारों की विश्वसनीयता और लोकप्रियता में बदलाव आया है, इसको आप कैसे देखते हैं आज की तारीख नहीं, रेडियो में हमारे ज़माने के मुकाबले में, पहले के मुकाबले में जी। मैं समझता हूँ कि बेहतरी आई। में? जी हाँ, हाँ बेहतरी आई है। बेहतरी इसलिए कि ये टेक्निकल साइड जो है हाँ, अपग्रेड हो गया काफी। अपग्रेड हो गया है काफी। जी। तो जैसे हम लोगों को न्यूज़ देने के लिए कभी कभी उंगलियां दुख जाती थी हाँ, टेलीफोन पर, उंगलियां घुमा रहे हैं, घुमा कॉल रहे नहीं हैं। लग रहा है। अब जो है ये डायरेक्ट एक्सेस जो है हाँ। तो ये देख के मुझे खुशी होती है। हाँ। और ये तमन्ना भी होती है कि काश ये चीज़ हमारे ज़माने में ये होती। सुविधाएं हमारे तो समय में, हमारे फैक्स काम भी में नहीं और था उस रोशनी जमाने में। आपके समय तो फैक्स भी नहीं था शुरू में। हाँ, नहीं था। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, वो बड़ा लोग हमसे भी पूछते रहे, कई बार आपसे भी लोग पूछते रहे होंगे कि आप AIR करस्पॉन्डेंट हैं, तो क्या आपको काम करते समय काम की स्वतंत्रता होती है या नहीं होती है, या खास तौर पे वो लोग हमसे पूछते हैं जब पॉलिटिकल कवरेज हम करते हैं। तो आपने तो इतने साल पॉलिटिकल कवरेज भी किया, राजनीतिक पब्लिक मीटिंग्स भी की, आपने विधानसभा को भी कवर किया, राजनीतिक घटनाक्रम में कभी सरकार का गिरना, कभी बनना, गठन होना, तो इन सारे पॉलिटिकल कवरेज के दौरान में आपका क्या अनुभव रहा? क्या किसी तरह के दबाव हमारे ऊपर आते हैं या आपके ऊपर आए? नहीं, दबाव तो नहीं जी दबाव हमारे पास इस तरह नहीं। हम लोग खुद मोहतात रहते हैं। जी हम खुद मोहतात रहते थे हाँ। कि कोई ऐसी बात न जाए हाँ कि जो अपोजिशन को बुरा लगे, जी या हमारी तरफ से हमारे
अफसरों की तरफ से कोई बात आए। तो जैसे एक घटना मुझे याद आ रही है। हाँ एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। जी। रोड एक्सीडेंट के बाद वो न्यूज़ मैंने दी हाँ। दिल्ली में, हाँ और ब्रॉडकास्ट भी हुई। हाँ उसमें मैंने कुछ जिला प्रशासन की शिकायत भी कर दी। हाँ तो न्यूज़ तो चली गई। हाँ उसके बाद जो है कि वहाँ के कलेक्टर साहब की का फ़ोन आया, हाँ और वो बड़ी नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। हाँ तो कि आपने ऐसा कर दिया, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन में कुछ गड़बड़ी उड़बड़ी की हाँ। ऐसी खबर थी हाँ कि अगर ऐसा हुआ होता तो ये ये एक्सीडेंट घटना नहीं टल होता। सकता थी। हाँ तो उनका उसके बाद मैंने ये जिक्र किया कि साहब हमको ऐसा ऐसा हाँ तजर्बा हो रहा है, मतलब लोग नाराज़ हो रहे हैं, मैं और खुल के नहीं बता पा रहा हूँ आपको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी परवाह ना करो, हाँ और मोहतात होकर के ये किया कीजिए कि जब ऐसी कोई खबर हो तो जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हो, अथॉरिटी हो, हाँ उससे एक बार आप संपर्क ज़रूर कर लो। हाँ, ताकि उसे कहने का मौका हाँ, ना मिले, मौका ना ना मिले। हाँ तो इस तरह की घटनाएं तो होती रही हैं, लेकिन कोई ख़ास दबाव जैसे आए हाँ वो ऐसा वैसा नहीं नहीं रहा। रहा। मतलब ये लोग कहते हैं कई बार कि आप बड़े दबाव में काम करते हैं। हमने कहा हमें तो कभी कोई दबाव हाँ, नहीं दबाव आया इस हमको तरह भी का। नहीं हमने मिला। पॉलिटिकल कवरेज भी हम वैसे लोग ही खुद ही किया। मोहतात रहते थे। जैसा हाँ। उन्होंने कहा कि आप स्टोरी फाइल करें तो इसका जो नेगेटिव पहलू है हाँ उसके बारे में आप वहाँ का जो अथॉरिटी है हाँ उससे आप ज़रूर संपर्क कर लें। तो ऐसे हमें कोई खास परेशानी नहीं आई। अच्छा मसूद साहब, एक बार का और वाक़ा याद आता है। असेंबली की कवरेज में जी सुंदरलाल पटवा जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त। हाँ तो असेंबली के कवरेज में कोई ऐसा वाक़ा हुआ था हाँ जिसमें खेद प्रकट करना था हाँ मुख्यमंत्री को। हाँ मैंने कुछ इस तरह से दे दिया हाँ न्यूज़ में हमारी, हाँ खेत की जगह पर कुछ और मैंने यूज़ किया, हाँ जिससे पटवा जी नाराज। हाँ मुझे बुलाया गया, मैंने हाँ अपनी परेशानी बताई जी। कि मेरी समझ में तो यही आया। हाँ फिर बहरहाल हाँ उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आइंदा ज़रा ख्याल रखिए। हाँ और एक वाक़ा इसी तरह का था। शुक्ला जी थे स्पीकर, हाँ नहीं इसी वाक़े को लेकर मैं उनसे भी मिला था। हाँ साहब हमें पता लगा है कि सीएम वगैरह नाराज। उन्होंने कहा नहीं, आपने अपना काम किया है, हाँ और फैक्ट तो यही है। हाँ। तो शब्दों के चुनाव में थोड़ा सा आप सावधानी बरतें। सावधान रहें। अच्छा, ये जैसे अब आप तो पूरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक आपने सबके साथ काम किया, तो इन सारे जो मुख्यमंत्रियों के साथ में अनुभव कैसे रहे, अगर आप एक एक को अगर कभी याद करके देखना चाहें? सबसे अच्छा संबंध मुझे मोतीलाल वोरा जी से था। जी जी उनके ज़माने में काफ़ी कवरेज हुई, हाँ हाँ। और दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में? दिग्विजय सिंह के ज़माने में भी हुई। जी। और चौहान जी के साथ काम करने का हमको बहुत कम मौका कम मिला। मौका मिला। हाँ। अच्छा, अगर आप चीफ सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी या उस जमाने के उप मुख्यमंत्री वगैरह के साथ कोई रोचक संस्मरण आपका हो? वो थे शर्मा जी थे, केसी शर्मा, के.एस. शर्मा। के.एस. शर्मा। जी जी जी। तो उनसे हमारे बड़ी अच्छे ताल्लुकात थे। हाँ हाँ वो हमारे बेटे की शादी में आए भी थे, जी। शामिल भी हुए थे। जी। तो बहुत अच्छा रहा हमारा, इन लोगों से बहुत कोऑपरेशन हुआ, जी। कोऑपरेशन सहयोग मिला। हाँ हाँ। अच्छा, ये जो आप हम इस चर्चा को विराम देते हैं। अपनी काफ़ी लंबी चर्चा आज हो गई, बहुत अरसा हो गया बात करते हुए भी, मिले हुए भी आपसे बहुत एक तमन्ना थी कि कब मुलाकात होगी, तो कब बात होगी फिर से। तो अब हम आखिरी में इस बात को समेटते हैं कि जिस युग में हमने आकाशवाणी समाचारों के लिए आपने और हमने साथ में काम किया, लगभग हमारा टेन्योर एक जैसा ही रहा, तो अब आने वाले समय को आप किस तरह से देखते हैं? रेडियो का जो, चूंकि आपके लोग कहते हैं कि जमाना ही चला गया, तो क्या आपको लगता है कि रेडियो का समय चला नहीं, गया? मैं समझता हूँ जी। और कि रेडियो की इम्पोर्टेंस पहले से कम ज़रूर हुई है, जी। लेकिन इनका एग्जिस्टेंस अभी, इम्पोर्टेंस अभी भी है। हाँ, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जी जो हमारे प्रोग्रामों का इंतज़ार करते हैं, जी। जैसे किसान वर्ग है, हाँ हाँ हमारे
रेडियो से जो किसानी प्रोग्राम जाते हैं जी उसका बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं, जी लेकिन अभी भी ऐसे किसान हैं जो वेट करते हैं हाँ। कि रेडियो का ये प्रोग्राम ज़रूर देखें जी ताकि उनको उनकी जानकारी में और ज़्यादा वृद्धि हो। जी। तो चलिए, आज बहुत ही अच्छी चर्चा और सार्थक विमर्श मसूद अहमद साहब के साथ हुआ। हम दोनों समकालीन रहे आकाशवाणी में। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं जी मैं और कहना चाहता था, लेकिन जी। याददाश्त हमारा साथ नहीं दे रही है। जी, कोई बात नहीं। चलिए, और फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। Thank you. धन्यवाद।